नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा आज हमेशा की तरह अपने एक नए एडिटोरियल के साथ हाजिर हैं। 30 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया आज का आर्टिकल साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर पर केंद्रित है। आज के एडिटोरियल के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर चीन और फिलीपींस के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के है जो चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं एडिटर्स। तो 30 सितंबर का जो आज अपना एडिटोरियल है इसमें क्या कुछ विशेष रहने वाला है। हमेशा की तरह अपने इसमें नई वोकैब सीखेंगे जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आप अपना रीडिंग स्किल इससे बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को पढ़ करके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। करंट इश्यूज भी इससे आपका तैयार होता है, बर्निंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं। तो एक साउथ चाइना सी में जो चीन और फिलीपींस में जो विवाद चल रहा है तो वहाँ के जो कोरल रीफ है उन पर चीन कब्जा करना चाहता है और साउथ चाइना सी को अपना बताता है, जबकि फिलीपींस कहता है हमारा है। उससे संबंधित बातें भी आपको याद रहेगी। इसके अलावा अपने को इसमें कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भी आज मिलने वाली है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। तो हाजिर है आज की ग्लोसरी। पहला आज की जो वोकैब है तो उसमें से पहला शब्द आ रहा है डिजिस्ट। फर्स्ट वर्ड है डिजिस्ट। डिजिस्ट वर्ब है ये, डिजिस्ट। इसे आप से में पढ़ के जे का उच्चारण करें। जो फर्स्ट एस है इसके साउंड जे का है डिजिस्ट और इसका है जो से का उच्चारण है। तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखें। डिजिस्ट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। स्टॉप रोकना या रुकना, अपने आप रुकना या रोकना। देखो रोकना और रुकना में फर्क है। जब हम किसी को बाय ऑर्डर रोकते हैं तो रोकना हो गया, और सुओ मोटो अपने आप कोई चीज स्टॉप होती है तो रुकना। स्टॉप डूइंग समथिंग ऑटोमेटिकली और बाय ऑर्डर। सिनोनिम्स प्राइवेसी हो गया सीज रोक देना, एब्स्टेन से रोकना, रेफ्रेन से दूर रहना, होल्ड या होल्ड बैक बनाए रखना। एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यू जारी रखना, परसिस्ट इन लगातार बने रहना। द हाई विंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिजिस्ट टुमारो। हाई विंड्स तेज हवाएं हैं, कल तक उनके रुक जाने की उम्मीद है। आर एक्सपेक्टेड बी प्लस थर्ड फॉर्म। जब भी बी वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल आए यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हाई विंड्स आर एक्सपेक्टेड टू डिजिस्ट टुमारो, तो कल तक हाई विंड्स के रुकने की संभावना है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जब इज एम आर है तो प्रेजेंट का अर्थ आएगा, और बी अगर पास्ट की है तो पास्ट का अर्थ आएगा, और फ्यूचर की है तो फ्यूचर का आएगा। स्ट्रक्चर यही रहने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखें बोलते लिखते समय। नेक्स्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये यू की ध्वनि यहाँ पर ए की आ रही है। अंडरस्कोर यहाँ पर भी शॉर्ट साउंड है इसका। जब लास्ट में आर ई होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, अगर शेक्सपियरियन ई है तो किया जाता है। नाउ अधोयोजक, जैसे मैं लिख बताते समय आपको जो अंडरलाइन करता हूं इसे भी अंडरलाइन करने को भी अंडरस्कोर भी बोलते हैं। अंडरलाइन करना वर्ब यानी बल देना, तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ है किसी बात को एम्फेसाइज करने के अर्थ में भी अपने अंडरस्कोर का काम में लेते हैं। और आज के आर्टिकल में वो एम्फेसाइज के अर्थ में ही आया है कि आप अपनी बात को दृढ़ता से कहते हैं। तो एम्फेसाइज अंडरलाइन करना, इग्नोर करना उपेक्षा करना, ध्यान न देना। लाइटन हल्का लेना, एबेट जो ज्यादा तवज्जो न देना। एग्जाम्पल देखिए, my_name@xyz.com। जब अपने ईमेल आईडी लिखते हैं तो ये जो नीचे लाइन लगाते हैं इसे अंडरस्कोर बोलते हैं। तो अंडरलाइन और
अंडरस्कोर। तो पूरे को अपने करते हैं तो ये क्या है, अंडर डैश, ये अंडरलाइन है, और ये जो अंडर डैश होती है इसको अंडरस्कोर भी कहते हैं। केवल सीधा यहाँ लगता है वो तो डैश होता है, अगर ये लंबी लाइन है तो इसे अपने हाइपन बोलते हैं, और ये अगर किसी अक्षर के नीचे लगता है तो इसे अंडरस्कोर कहा जाता है। तो अंडर डैश को कहते हैं अंडरस्कोर। सी अंडरस्कोर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, उसने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्कोर किया अर्थात हाईलाइट किया। तो इसका दूसरा अर्थ क्या आ गया, हाईलाइटेड। अंडरस्कोर्ड मींस हाईलाइटेड। ओके, आई डू होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एंकर, वर्ड ऑफ द डे। हमेशा की तरह आज भी हम आपको ये देने वाले हैं वर्ड ऑफ द डे। ये आपका आज का खास शब्द है एंकर। ध्यान दे, जब एन से नेसल साउंड आ रही हो, नाक से जब ध्वनि बोलते हैं तो उसका सिंबल ये होता है, और लास्ट में ओ आर है या ई आर है, तो अगर उसकी साउंड नहीं आ रही है तो केवल ये ए लिख देते हैं, उसमें रे नहीं लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन में। एंका, एंकर न बोल के एंका, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ये एंका। नाउन एंड वर्ब दोनों के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच में ये काम आता है। जहां नाउन की आवश्यकता है वहां केवल नाउन के रूप में आएगा, वर्ब के अंत में आएगा तो उसमें अंत में हिंदी में ना लग जाएगा। जैसे नाउन के रूप में एंकर क्या है, ये लंगर, और वर्ब के रूप में लंगर डालना। ठीक है, लंगर यानी बांधना। तो लंगर नाउन के रूप में ए हेवी ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू ए केबल और ए चेन एंड यूज्ड टू मूव ए शिप टू द सी बॉटम। समुद्र की गहराई के अंदर जो पोर्ट होता है, पोर्ट पर जो समुद्र के किनारे पर तो गहराई में जो जहाज होते हैं उनको मूव करने के लिए, बांधने के लिए इसे काम में लिया जाता है। और वर्ब के रूप में एक एंकर इसमें नाउन में है टीवी कार्यक्रम प्रस्तोता। तो नॉर्थ अमेरिकन में ये ज्यादा यूज होता है एन एंकर मैन और एन एंकर वुमेन, कोई भी पुरुष या महिला जो टीवी एंकर का काम करे। एग्जाम्पल देखते हैं, शी साइंड ऑफ आफ्टर 19 years एज सीबीएस न्यूज एंकर, ने जो सीबीएस न्यूज एंकर के रूप में काम करने के बाद में साइन ऑफ कर दिया। द शिप वॉज एंकर्ड एट द पोर्ट। अब यहाँ देखो, ये तो एज ए नाउन यूज हुआ है और यहाँ पर ये एज ए वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि ईडी लगा है इसमें। देखो, द शिप वॉज एंकर्ड एट द पोर्ट। अब शिप को पोर्ट पर एंकर किया गया, बांधा गया था। सी एंकर्ड ए टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री, उसने एक टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत किया। अब जैसे मैं आपको ये शो प्रस्तुत कर रहा हूँ थर्ड आई, तो यू कैन से दैट ही इज ए एंकर। तो एंकर्ड यहाँ पर वर्ब के रूप में है, उसने डॉक्यूमेंट्री को प्रस्तुत किया, तो ये वर्ब आ गई, यहाँ भी वर्ब आ गई और ये नाउन हो गया। अब देखें, ये जो नाउन के रूप में आता है तो लंगर डालना और लंगर दोनों अर्थ में आ सकता है। तो ये जो आप देखते हैं इमेज देखें, इसमें एक शिप है, इसे ये एक चेन आ रही है नीचे और ये इसमें हुक के अंदर लगी हुई है, तो इसको भी एंकरिंग करना कहते हैं। तो ये इसके जो पोर्ट पे जो शिप है इसको एक बॉय से अटैच किया जाता है, तो इससे बॉय लाइन पर खड़ा करना एंकरिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो इस शिप का क्या है, लंगर डाला हुआ है, तो यहाँ इसका अर्थ आ जाएगा लंगर, जहाज का लंगर डालना, पोर्ट पे उसको बांधना। और ये कोई टीवी प्रोग्राम है और उसको प्रस्तुत करने वाले टीवी रेडियो आदि के ये न्यूज एंकर है, तो ये न्यूज एंकर है, यहाँ नाउन के रूप में आया है। तो एंकर शब्द को वर्ब के रूप में भी काम में लिया जा सकता है और नाउन के, बड़ा इजीली समझ में आ जाता है। सेंटेंस को देख करके आप इनको कंपेयर कर ले, ये नाउन है और ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड, बॉय लाइन। ये बॉय लाइन भी शानदार है। आपने ये देखा होगा बॉय शब्द, जैसे एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है बांधना। ए लाइन कनेक्टिंग फिशिंग गियर इन द वाटर टू ए बॉय एट द सरफेस ऑफ द वाटर।
जहां पानी की सतह पर कोई बॉय होता है, एक स्ट्रक्चर होता है पोल सा, उससे एक चीज को बांधने वाली लाइन, एक दिशा दिखाने वाली लाइन। आपने स्विमिंग पूल में देखा होगा, स्विमिंग पूल में ऐसे बीच में इस तरह की लाइंस होती है और उनके बीच में से जो स्विमर है वो तैरते हैं, तो इसे बॉय लाइन बोलते हैं। तो ये किस तरह की होती है, इससे जिस शिप को बॉय लाइन से बांधा जाता है तो जो रस्सा होता है, तो उसे जो गांठ लगाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, बॉय नॉट बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है गांठ, बॉय नॉट यानी बॉय लाइन को कनेक्ट करने वाली रस्सी होती है, उसे जो गांठ लगाई जाती है उसे बॉय नॉट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऊपर बाल होती है, इसके नीचे एक रस्सी चेन होती है, उसमें कुछ ये और आइटम्स लगे होते हैं, ये पानी के अंदर रहता है, ये ऊपर वाला हिस्सा में नजर आता है। तो ये देखो इस तरह की एक चेन होती है सीरीज के अंदर, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, बॉय लाइन बोलते हैं। अब इसे क्या है कि दिशा मिलती है समुद्र के अंदर कि शिप को कहाँ जाकर के एंकर करना है, लंगर डालना है, वो उसी दिशा में जाता है। या स्विमिंग पूल के अंदर जो अपने स्विमर्स होते हैं, तैराक होते हैं, वो जब तैरते हैं तो आपने देखा होगा वो एक सीध लाइन में ही तैराकी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो एक दूसरे की लाइन में नहीं जाए, तो उसको डिवाइडिंग लाइन ये अलग अलग कलर की डाल दी जाती है पानी के अंदर, और ये एक सीध में रहती है, एक चेन से बंधी हुई होती है, इसे बॉय लाइन बोलते हैं। आई डू होप आपको ये इजीली अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पाउच। पाउच, ओ, ये जो ओ की साउंड है, औ की ध्वनि बोलनी है इसमें। क्या बोल रहा है मैं, औ, पाउच। वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पाउच, खतरा होना, परेशानी का कारण होना, टू प्रेजेंट और कॉन्स्टिट्यूट ए प्रॉब्लम और डेंजर। खास तौर से आपकी वजह से कोई खतरा हो जाए, आपके कोई कार्य विधि से, एक्शन से कोई डेंजर प्रस्तुत हो जाए, तो क्या कह सकते हैं, पाउच बोलते हैं। एक दूसरा इसका सेंस होता है मुद्रा या भंगिमा होना, तो परेशानी का कारण बनना। तो साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइना की जो एक्टिविटी है फिलीपींस के साथ में, तो ये क्या है, उस टेंशन को एक्सेलरेट करेगी, और हो सकता है वहाँ आर्मी का है जो एक्सकलेशन हो जाए, वहाँ सैन्य गतिविधियां बढ़ जाए और ये युद्ध का, झगड़े का कारण बन जाए। इट कैन पॉज एन वॉर सिचुएशन। दूसरा है पॉज, एज्यूम करना, मुद्रा भाव भंगिमाएं देना। जैसे फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो व्यक्ति स्पेशल नेचुरल न होकर के एक स्पेशल ऐसे पॉज बना लिया कि आप ऐसे फोटो लीजिए, तो ये पॉज हो गया कि चलो आप अपना पॉज दीजिए, तो ये पॉज यानी मुद्रा या भंगिमा। एज्यूम ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ऑर्डर टू बी फोटोग्राफ्ड, पेंटेड और ड्राउन। फोटोग्राफी पेंटिंग करने के लिए एक विशेष पॉज देना। द प्राइम मिनिस्टर पॉज्ड फॉर फोटोग्राफर्स। देखते हैं कई बार ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उसके बाद में ऑफिसर्स है या प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, पॉज दिया, अर्थात उन्होंने स्पेशल पोस्चर में एक फोटो खिंचवाया। ऐसा ऑफिशियल फॉर्मल मीडिया के लिए फोटो सेशन होता है तो उसमें पॉज दिए जाते हैं, तो ऐसा आप जनरली देखते हो। पॉज के दो सेंस हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट, वोलेटाइल। वोलेटाइल इज एवेपरेटिंग। वोलेटाइल, जब ओ की ध्वनि आती है, जो हिंदी के जो इस ओ की ध्वनि आती है, तो ये इस ओ का जो सिंबल है ये होता है ऐसे, ऊपर से आकर के ऐसे, वोलेटाइल। अब ए की ध्वनि क्या है अपनी, हल्की साउंड है, तो ये उल्टा ई के रूप में इसका सिंबल लिखेंगे, वोलेटाइल। वोलेटाइल एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। उड़नशील, एवेपरेटिंग, वेरिएबल, बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज होने वाला। फ्लीटिंग, ऑफ ए सब्सटेंस इजीली एवेपरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। सामान्य टेम्परेचर पे जो एवेरेप्ट हो जाए, वाष्पित हो जाए, क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए, जिस वाष्प बन करके उड़ जाए, उसे बोलते हैं एवेपरेटिंग, वोलेटाइल। दूसरा इसका सेंस होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। लाइबल टू चेंज रैपिडली, रैपिडली मीन्स फास्टली, तेजी से चेंज होने वाला, जल्दी जल्दी बदलाव आ जाए। एंड अनप्रेडिक्टेबली, अनप्रेडिक्टेबली जिसकी पहले से प्रेडिक्शन नहीं की जाए, भविष्यवाणी नहीं की जाए। स्पेशली फॉर द वर्स, खास तौर से वो चेंज होता है लेकिन खराब परिणाम के लिए होता है, वर्ष के लिए होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे,
वेरिएबल, म्यूटेबल, सोयरिंग, फ्लाइंग। तो वेरिएबल जिसमें बदलाव किया जा सके, बदलाव आने वाला। म्यूटेबल जो चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए। अपने जैसे कोविड में कहा था कि कोरोना का जो ये म्यूटेशन हो गया, इससे ये इसका ये म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेबल यानी उसमें बदलाव आते रहते हैं। सोयरिंग, सोयरिंग यानी फ्लाइंग, सोयरिंग हाई इन द स्काई। फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी सोयरिंग, दोनों सेम वर्ड है। जो चीज सोयर होती है यानी ऊंची उड़ान भरती है, फ्लाई करती है। एंटोनिम स्टेबल, जो अब इसका एकदम विपरीत सोच ली, जिसमें बदलाव नहीं होगा वो चीज क्या होगी? स्टेबल होगी, स्थिर होगी। काम होगी यानी शांत होगी, क्वाइट होगी एकदम। तो क्वाइट भी कह सकते हैं, QUIET, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोलियम, ईथर, हेक्सेन एटसेट्रा। अब जैसे हीथन है, ईथर है, पेट्रोलियम है, ये क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये जल्दी से वाष्पित हो जाते हैं। अब हमारे जो आर्टिकल में जो आ जाया है, अब इसमें हमें देखना होगा वर्ड कोई भी वो कंटेक्स्ट के अनुसार सेंस देगा। अब वोलेटाइल के ये दोनों मीनिंग है, लेकिन अर्थ कौन सा आएगा? द पॉलिटिकल सिचुएशन इज बिकमिंग मोर वोलेटाइल। अब साउथ चाइना सी के अंदर क्या है? चाइना की जो एग्रेसिव गतिविधियां, एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी नीति के तहत वो वहां कब्जा करना चाहता है, फिलीपींस के जहाजों को रोक रहा है, तो उनके वेसल्स को रोकता है, तो वहां उनकी कोस्ट गार्ड है, उनको भगाने के लिए चले जाते हैं। तो वो क्या है? राजनीतिक सिचुएशन को क्या कर रहे हैं? मोर वोलेटाइल बना रहे हैं, बहुत ही तेजी से बदलने वाला, चेंजेबल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ वोलेटाइल का अर्थ है तेजी से परिवर्तनकारी स्थितियां, राजनीतिक सिचुएशन हो रही है वहां पर, जो कि खतरनाक हो सकती है, जिनका परिणाम क्या हो सकता है? वर्स्ट रिजल्ट हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे। आज के जो खास आर्टिकल इसीलिए सिलेक्ट किया गया कि इसमें बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स आई हुई हैं। तो आज की जो फ्रेजल वर्ब्स हैं देखते हैं, उसमें से क्या है। पहली है स्टीर अप। फर्स्ट है स्टीर अप। स्टीर का मतलब होता है झकझोरना, चीजों को एकदम से झकझोर दिया, हिला दिया, तो हिला देना, स्टीर कर देना। तो स्टीर अप है टू इंस्टिगेट, उत्तेजित कर देना, भड़का देना। अब आप किसी के समुद्री क्षेत्र में अनावश्यक कब्जा करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे को स्टीर अप कर देगी, इंस्टिगेट कर देगी, उकसा देगी, ट्रिगर कर देगी। सिनोनिम हो गया ट्रिगर कर देना, व्हीप अप कर देना, उकसाने वाली कार्रवाई कर देना, उत्तेजित करना। एंटोनिम हो जाएगा स्टीफल, शांत, सप्रेस, दबा देना, शांत कर देना, कुचल देना। ओके, तो टू कॉज और प्रोवोक ट्रबल और बैड फीलिंग, इसका अर्थ होता है टू कॉज कारण बनना और प्रोवोक उकसाना, ट्रबल और बैड फीलिंग किसी समस्या को या बुरी भावना को भड़का देना। तो खासतौर से लोगों को वैचारिक रूप से भड़का देने के लिए स्टीर अप का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो ही एक्यूज्ड मी ऑफ ट्राइंग टू स्टीर अप ट्रबल, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं समस्या को भड़का रहा हूँ। ट्रबल को मैं क्या है? भड़का रहा हूँ। तो फ्रेजल वर्ब है, एडजेक्टिव के रूप में, एक स्टीर अप ट्रबल, आप ट्रबल को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आज का है सेटअप। ये भी फ्रेजल वर्ब है। अब सभी फ्रेजल वर्ब से ही दी जाएगी आपको। सेटअप मींस टू एस्टेब्लिश समथिंग, कोई चीज स्थापित करना या कायम करना। तो यहाँ आज जो सेंस है आपके आर्टिकल में, वो कायम करने के अर्थ में है कि हम कुछ ऐसी बातें सेटअप करें जिससे कि शांति कायम हो सके। सिनोनिम्स टू रेज, लिफ्ट, ऊपर उठाना, पिकअप करना, या एम्प्लेस, स्थापित करना। एंटोनिम हो जाएगा, अगर हम स्थापित नहीं कर रहे हैं तो हम चीजों को ब्रेकअप कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बिखार रहे हैं। डिसअसेंबल कर रहे हैं, असेंबल करना, व्यवस्थित करना, और डिसअसेंबल करना, तितर बितर करना। डिसमेंटल, बिखेर देना चीजों को। तो सी सेटअप हर स्टीरियो इन हर बेडरूम, उसने अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में स्टीरियो स्थापित किया म्यूजिक सुनने के लिए। नेक्स्ट प्ले डाउन। इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ है प्ले डाउन, ये यहां से अर्थ शुरू हो गया। रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन दैट इट इन फैक्ट इज, बेकदर करना या कम करके दिखाना, जो आप वास्तव में हैं उससे कमतर आपको आंकना, बेकदरी करना।
जो रियल में जो वैल्यू है या इंपॉर्टेंस है उससे कम बताने का प्रयास करना, प्ले डाउन करना। तो प्ले डाउन, तो इसको डाउन प्ले भी बोल सकते हैं, इन्वर्जन कर दिया गया है यहाँ पर डाउन प्ले। तो मिनिमाइज करना, कम कर देना। ऑपोजिट इसका जस्ट मिनिमाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जैजरेट करना, अतिशयोक्ति कर देना, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, राई का पहाड़ बना देना, मैक्सिमाइज कर देना, ज्यादा बढ़ा देना। तो ही ट्राइड टू प्ले डाउन द सीरियसनेस ऑफ हिज इलनेस। उसने क्या है, अपनी गंभीर बीमारी को कम बताने का प्रयास किया, कमतर करने का प्रयास किया। यानी जो ज्यादा सीरियसनेस है उसको बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, जबकि वास्तव में मैरिज क्या है, बहुत सीरियस है। तो आप किसी सिचुएशन को जो रियल में है उससे कम बताते हैं, तब आप क्या करते हैं, प्ले डाउन करते हैं, आप डाउन प्ले करते हैं, आप बातों को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट, ड्रैग इनटू, यस, पचड़े में पड़ना। टू इन्वॉल्व, शामिल कर लेना, जबरदस्ती ही किसी बात को साथ में मिला लेना, अपने बोलते हैं ना उड़ता तीर लेना। ए पर्सन और ग्रुप एटसेट्रा इन, टू इन्वॉल्व ए पर्सन और ग्रुप एटसेट्रा, किसी ग्रुप या पर्सन को शामिल कर लेना इन ए डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। डिफिकल्ट यानी कठिन और कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल। किसी जटिल स्थिति या परिस्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को शामिल कर लेना, फोर्सफुली, जबरदस्ती, अननेसेसरीली, गैर जरूरी ढंग से। तो इसका मतलब हो गया असंबंधित विषय को बीच में अनावश्यक ही ले लेना, लपेट लेना। सिनोनिम्स सिंपली बोलचाल की भाषा में कहेंगे लपेट लेना। एन स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल, स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल, ट्रैप। तो एन स्नेयर ये वर्ब बन गई, जाल में डालना। एन स्नेयर का मतलब क्या हो गया, जाल में डालना। तो स्नेयर का मतलब होता है जाल, एन स्नेयर जाल में डालना, जाल में फंसाना, ट्रैप कर लेना। तो ये क्या हो गया, ट्रैप से एन ट्रैप हो गया, तो वर्ब के रूप में आ रहा है तो ई एन लग गया, स्नेयर में ई एन लग गया, तो स्नेयर से एन स्नेयर हो गया। ई एन लगने से वर्ब बन जाती है नाउन की, ये बात ध्यान रखना। देखिए स्नेयर तो नाउन है आपका, एस एन ए आर ई, स्नेयर नाउन है, टी आर ए पी ट्रैप, ट्रैप नाउन है, दोनों का अर्थ है जाल, नेट, ऐसे। तो ये नेट बन गया, ये ट्रैप है, नेट है, स्नेयर है। अब इसको वर्ब बनाना है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, ई एन, एन स्नेयर, एन ट्रैप, एन टेंगल, तो जाल में डालना, फंसा लेना। ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, छोड़ देना, ओबे करना, परमिजिव होना, परमिशन दे देना, लेट गो, जाने देना। वी विल नॉट लेट द कंट्री बी ड्रैग्ड इनटू अनदर वॉर। हम देश को एक और दूसरे युद्ध में ड्रैग इनटू नहीं होने देंगे, नहीं पड़ने देंगे, गैर जरूरी ढंग से उसमें शामिल नहीं होने देंगे। यानी अननेसेसरी है, इसको हमें शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, टर्न इनटू। यस, टर्न इनटू का मतलब होता है होना, टू बिकम समथिंग, में परिणित हो जाना। एक्चुअली देखो, I thought it was a rope, but it turned into be snake. मैंने तो सोचा ये रस्सी है, लेकिन ये तो सांप निकला। रस्सी समझ के आपने पकड़ ली अंधेरे में कोई चीज, और आपने सोचा ये तो रस्सी है, लेकिन ये तो क्या निकला, सांप निकला। तो में परिणित होना, तो आपने सोचा कुछ, हुआ कुछ। एल्टर, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म, परिवर्तित करना, कन्वर्ट कर देना, में बदल देना। तो यहाँ परिणाम बदलने के सेंस में है। ऑपोजिट हो जाएगा रिमेन, बने रहना, स्टैग्नेट, स्थिर होना, जिसमें कोई बदलाव नहीं आए। तो आवर ड्रीम हॉलीडे टर्न इनटू ए नाइटमेयर। अब देखो आपने क्या हॉलीडे छुट्टी ली, और उन हॉलीडे अवकाश के अंदर आपने क्या किया कि मौज मस्ती करेंगे, ऐसा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे, लेकिन हुआ क्या, वहां पर आप कोई दुर्घटना हो गई, मान लो लैंडस्लाइड हो गई या फ्लड आ गई, और आपका पूरा हॉलीडे खराब हो गया। वो एंजॉय करने की बजाय आप वहां पर जो एक डरावने सपने जैसा हो गया, तब आपके परिणाम एकदम उलट गए, क्या सोचा था क्या हो गया। तो आवर ड्रीम हॉलीडे टर्न इनटू ए
नाइटमेयर। तो हॉलीडे आपका किस में बदल गया, डरावने सपने में बदल गया, तो में परिणित हो गया। तो हमारा हॉलीडे है जो एक डरावने सपने में परिणित हो गया, चेंज हो गया। क्या से क्या हो गया। नेक्स्ट फ्रेज है ये नेम एंड शेम। ये क्या है, फ्रेज है नेम एंड शेम। टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी ऑफ इलीगल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान उजागर करना, रिवील करना, प्रकट करना, डिस्क्लोज करना, पब्लिकली अनाउंस करना, आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी ऑफ इलीगल और अनएक्सेप्टेड बिहेवियर, जो कि अस्वीकार्य व्यवहार या अवैध है जो एक्टिविटी का गिल्टी है, दोषी है। तो कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहार करता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है या कोई कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था, उसका नाम या पहचान उजागर करना। पर्पज क्या है उसका, टू एम्ब्रेस, in order to embrace them into repeating the offense। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो ऑफेंस, उस जो है जो अपराध को दोबारा रिपीट न करे, दोहराए नहीं। कुछ गलत या बुरा आचरण करने पर नाम सहित उजागर करना। तो कई तरह के अपराधी होते हैं जो क्राइम्स करते हैं, चाहे वो चोरी, डकैती, रेप हो या फिर आपकी साइबर क्राइम्स हो। तो ऐसे अपराधियों का पुलिस नाम उजागर करती है, न्यूज़पेपर्स और मीडिया भी उनके नाम उजागर करती है ऐसे अपराधियों के, ताकि वो ऐसा दोबारा न करें। तो नेम एंड शेम द गिल्टी। तो 4 persons आर नेम्ड एंड शेम्ड फॉर साइबर क्राइम्स बाय द पुलिस। 4 लोगों को साइबर क्राइम्स द्वारा उनके नेम्ड एंड शेम्ड किया गया है, अर्थात उनके नाम उजागर किए गए हैं। जनहित में ये होता है ताकि वो इस तरह के लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो और वे सोशल पनिशमेंट देने का एक पर्पज होता है इसके पीछे। नेम एंड शेम, नाम सहित उजागर करना। नेक्स्ट हाई हैंडेड, अथॉरिटेटिव, तानाशाही, स्वेच्छापूर्ण रवैया, हाई हैंडेड। हाई हैंडेड, ये जो ईडी है इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, डिड, डेड न पड़े, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड, इसमें इसको हाई हैंडेड। अब एक और बताता हूं इसमें आपको स्ट्रेस, जब भी ये जो प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, एक जो नीचे बार कोड लगता है और एक ऊपर बार लगता है। तो नीचे बार का मतलब इस पे कम स्ट्रेस देना है, बोलते इसमें इसको धीरे बोलना है, और जिस पार्ट के ऊपर जो स्ट्रेस है इसका मतलब इसको दोबारा बल देना है, ज्यादा बल देना है। तो हम जब साउंड बोलते हैं तो उसमें सिलेबल होते हैं, उसमें फिर कौन से पार्ट को आप ज्यादा स्ट्रेस देंगे, कौन से को अनस्ट्रेस देंगे। तो ये पार्ट है, ये जो हैंडिट, ये पार्ट है, इस पर तो में बल देना है और ये इस पे कम बल देना है। तो इसे बोले आई हैंडिड, आई हैंडिड, आई हैंडिड, ऐसे। तो आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान रखें और इसको देख लें थोड़ा सा साफ साफ। ये यहाँ पर इसके क्या है, नीचे बार लगा है, ये ऊपर बार लगा है, इसे स्ट्रेस मार्क बोलते हैं। तो इसका संकेत है कि इस ध्वनि के टुकड़े को धीरे बोलना है और इसको जोर से बोलना है, ठीक है। हाई हैंडिड एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये स्वेच्छाचारी या तानाशाही रवैया रखना, यूजिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट कंसिडरिंग द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, दूसरों की भावनाओं का विचार किए बिना अपने पावर और अथॉरिटी का प्रयोग करना। आज की अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट पे क्या आरोप लगाती है कि आप हाई हैंडेड बिहेवियर कर रहे हैं, एक तरफा तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो ए फेयरली हाई हैंडेड डिसीजन, एक आपका जो निर्णय है ये एकदम फेयरली हाई हैंडेड डिसीजन है, निर्णय है, एक तरफा स्वेच्छाचारी निर्णय है, किसी से पूछा नहीं और आप सीधा ही कौन सा ले आए, विमेन्स एम्पावरमेंट एक्ट ले आए, आपने 370 रिमूव कर दिया। तो इस तरह के एक्यूजेशंस, आरोप है जो
प्रेजेंट गवर्नमेंट पर ऑपोजिशन लगाता है। इंडिया के सेंस में बात करें तो ये एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल भी मैं आपको सजेशन करूंगा, आप कोई नया शब्द सीखते हैं तो उसको करंट बर्निंग इश्यूज, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है या जो मीडिया में बातें चल रही है उनसे कोरिलेट करें ताकि आपको याद रहे, आप भूले नहीं। नेक्स्ट, अब आपका एडिटोरियल आता है, तो आज का शुरू करें। द हिंदू से है, कॉर्टेसी टू द हिंदू, ट्रबल्ड वाटर्स। यस, तो आज अपनी फ्रेज के अंदर एक ट्रबल्ड वाटर्स जो पहली फ्रेज आ रही है, ये भी एक फ्रेज है, इसकी भी चर्चा कर ली जाए। ट्रबल्ड वाटर्स, पानी में कोई परेशानी नहीं होती है, ट्रबल्ड वाटर्स एक फ्रेज है, इसका सेंस होता है परेशानी का कारण होना। द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, किसके कारण ये परेशानी हो रही है? ट्रबल्ड वाटर्स, तो खराब सिचुएशन होना। तो परेशानी क्या है? ऑन द चाइना फिलीपींस टेंशंस इन द साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर के अंदर है जो टेंशंस चल रही हैं उसको लेकर के है। तो यानी दक्षिणी चीन सागर में जो अंतरराष्ट्रीय झगड़ा चल रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं, वहां जापान कहता है ये हमारे हैं, चाइना कहता है हमारे हैं, कुछ पर वियतनाम और फिलीपाइंस इनका भी है जो दावा है। तो अभी जो करंट आज का आर्टिकल है वो चाइना और फिलीपाइंस को लेकर के है। तो वहां पर क्या परेशानी हुई है? द चाइना एंड फिलीपाइंस शुड डिजेस्ट फ्रॉम रेजिंग द रिस्क इन साउथ चाइना सी, चाइना और फिलीपींस को क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए एक दूसरे को, फ्रॉम रेजिंग द रिस्क इन साउथ चाइना सी, कि वो साउथ चाइना सी में जो जोखिम न बढ़ाए, जोखिम बढ़ाने से उनको क्या है? रुकना चाहिए, बचना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, डेजिस्ट। तो द मूव बाय द फिलीपींस टू रिमूव ए 300 मीटर floating, yes, meter floating barrier installed by China near the disputed Scarborough Shoal in the South China Sea, and Beijing's warning to Manila, capital of Philippines, asking it not to stir up the trouble, underscore how delicate the situation is in one of the world's busiest waters. Yes, अब देखें ये जो फिलीपींस का मूव है, फिलीपींस ने क्या किया? जो 300 मीटर का जो फ्लोटिंग बैरियर है, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ जो अवरोधक है, बैरियर यानी अवरोधक, जो तैरता हुआ अवरोधक है, एक्चुअली वहां कोरल रीफ्स हैं और वहां पर भी चीन ने क्या है? आर्टिफिशियल बैरियर और बना दिए हैं। तो फिलीपींस ने ऑर्डर दिया है कि उनको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और वो बैरियर किसने इंस्टॉल किए थे, स्थापित किए थे? चाइना ने। कहां पर? नियर द डिस्प्यूटेड स्कार्बो शोल, स्कार्बो शोल है जो कि विवादित क्षेत्र है, उसके आसपास में लगाए थे साउथ चाइना सी के अंदर। एंड बीजिंग ने फिलीपीन को क्या वार्निंग दी? बीजिंग यानी चाइना ने। बीजिंग वार्निंग टू मनीला, मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपाइन, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। तो चाइना ने फिलीपीन को क्या दिया? ऑर्डर दिया, वार्निंग दी, चेतावनी दी, आस्किंग इट, इसे ये कहते हुए नोट टू स्टीर अप द ट्रबल, कि वो इस परेशानी को और नहीं बढ़ाए, इस समस्या को और ज्यादा स्टीर अप नहीं करे, उकसाए नहीं। अंडरस्कोर हाउ डेलिकेट, इस बात में वो इस बात को बल देता है, एम्फेसाइज करता है, अंडरस्कोर करता है, एम्फेसाइज करता है कि हाउ डेलिकेट द सिचुएशन इज, कि ये स्थिति है वो कितनी डेलिकेट है, नाजुक है। डेलिकेट यानी नाजुक, कोमल होना, और यहाँ पर जो कोमल और नाजुक है वो क्या? इजीली ब्रेकेबल होता है, टूट जाता है। तो कहता है कि ये सिचुएशन इतनी नाजुक है कि ये कभी भी युद्ध की स्थिति में बदल सकती है। इन वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट वाटर्स, जो कि दुनिया का सबसे व्यस्तम जल क्षेत्र है। यहाँ देखिए वाटर्स आया है, तो वाटर में अपने प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखो आप एस लगा हुआ है, तो आपके स्पॉटिंग एरर के अंदर ये आ सकता है, ये सही है या गलत है। तो आपको इसको करेक्ट करना है कि एक तो इस फ्रेज के अंदर है, आपको ट्रबल्ड वाटर से लिखना है, एक यहाँ है। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि इसी एक क्षेत्र का नहीं होता है। जैसे एक पौंड का पानी है, पूल का पानी है, तो उसे आप वाटर ही बोलेंगे, उसमें एस नहीं लगाएंगे। जबकि अगर अपने वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, तो ऐसा आपने बोल सकते हैं, कई सारे आइलैंड्स और रिवर्स का पानी है और उसको क्यूमुलेटिवली एक सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाए, तो दक्षिणी चीन सागर, जापान सागर और
वहां जो ओशंस का पानी है उन सबको सम्मिलित रूप से लिया गया है, तो उसके लिए वाटर शब्द का प्रयोग किया गया है। टेंशंस वर हाई बिटवीन चाइना और फिलीपींस के बीच में टेंशंस बहुत ज्यादा थे। विच क्लेम्स मच ऑफ द साउथ चाइना सी, जो दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है, इंक्लूडिंग एरियाज अवे फ्रॉम इट्स कोस्ट, उन्हीं क्षेत्रों पर जो कि उसे खुद से के जो तट से बहुत दूर है, एंड द मोर एजर्टिव फिलीपाइंस इन रिसेंट मंथ्स, और फिलीपाइंस भी इन दिनों बहुत ज्यादा एजर्टिव है, वो भी बलपूर्वक कहता है कि नहीं आपका नहीं हमारा है। तो दोनों में तू में चल रही है काफी दिनों से, बैक्ड बाय यूएसए। नेक्स्ट, मनीला हैज रिपीटेडली एक्यूज्ड बीजिंग, मनीला ने बार बार बीजिंग पर एक्यूज किया है, उस पर आरोप लगाया है ऑफ ब्लॉकिंग इट्स शिपिंग वेसल्स, कि वो इसके शिपिंग वेसल्स हैं, शिपिंग यानी मालवाहक जहाज हैं, शिप से जिन पे माल लाया जाए तो शिपिंग, और वेसल्स जहाज, इन एंड अराउंड द स्कारबो शोल, स्कारबो शोल के अंदर और आसपास वो हमारे शिप्स को रोक रहा है। ए ट्रायंगुलर रीफ, और ये जो जगह एक त्रिकोणीय रीफ क्षेत्र है जो कोरल रीफ से बना हुआ है, एनसर्कलिंग ए रिसोर्स रिच लेगून, जो कि एक बहुत ही समृद्ध लेगून के पास में है, रिसोर्स रिच का मतलब समृद्ध, उसके पास आसपास जो चक्कर काटते रहते हैं उनको वो रोकने का प्रयास करता है। दैट चाइना सीज्ड फ्रॉम द फिलीपाइंस इन 2012, और इस क्षेत्र को चीन ने 2012 में फिलीपीन से सीज कर लिया था, जब्त कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, अपने अंदर मिला लिया था। When the Philippines realized that, जब फिलीपींस ने इस बात को रियलाइज किया, अंडरस्टूड दैट, समझा कि that China's forces were setting up, कि चाइना की फोर्सेज है वो सेटअप कर रही है, स्टेब्लिश कर रही है, स्थापित कर रही है ए बैरियर ब्लॉकिंग फिलिपिनो, कि वहां पर एक बैरियर ब्लॉकिंग स्थापित कर रही है, अर्थात एक अवरोधक लगा रही है जो कि आर्टिफिशियल रिफ है, और वो किसको, फिलिपिनो फिशरमैन को, यानी फिलीपींस के, जिसे अपने इंडियन बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, तो ऐसे ही हो गया फिलिपिनो, एडजेक्टिव है ये, तो फिलिपिनो के जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, उनको रोक रही है फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू द रीफ, और उस आर्टिफिशियल रीफ के पास जाने से रोक रही है, तो अस्थायी वहां पर बैरियर लगाए हुए हैं। तो इट वाज फुली एक्सेसिबल अंटिल 2012, और ये जगह 2012 तक पूरी तरह से एक्सेसिबल थी, यानी पहुंचने योग्य थी, तो एक्सेस होना यानी वहां तक कोई भी मछुआरे जा सकते थे 2012 तक। उसके बाद चाइना ने इस पर टोकाटाकी शुरू कर दी। तो प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर, प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, ordered its removal at the risk of inflaming tensions with Beijing, और प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मैक्रोस जूनियर ने क्या किया, चीन के साथ में टेंशन को इन्फ्लेम होने का खतरा होने के बावजूद, चाहे कितनी भी टेंशन आ जाए, चीन कितना ही नाराज हो जाए, ये जोखिम लेते हुए भी उसे रिमूव करने का, हटा देने का ऑर्डर दे दिया कि इसे काट डालो यहां से, इसको जो कोरल रीफ इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया है। द फिलीपींस सेंट कोस्ट गार्ड क्रू, क्रू होता है चालक दल, तो फिलीपींस ने अपना एक चालक दल भेजा, टीम ऑफ पायलट्स को क्रू बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं इसमें, इन ए बोट टू द शॉल, वो एक बोट में शॉल तक गए, वहां पर जो यही है स्कालबर्ग शॉल, हु डाइव्ड एंड कट द रॉक, वो वहां पर जाते हैं, डाइव करते हैं, डुबकी लगाते हैं और उन रस्सों को काट देते हैं जो वहां एंकर किए हुए थे। दैट एंकर्ड द बॉय लाइन, जो कि उस बॉय लाइन के आसपास एंकर किए हुए थे, बंधे हुए थे। अब बॉय लाइन आपके समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने पीछे चित्र में दिखाया था, तो जो बॉय लाइन के आसपास जो भी बैरियर थे उनको उन्होंने काट दिया। मलेशिया एंड इंडोनेशिया which also have disputes with China, मलेशिया और चाइना जिनके भी एम्फेसाइजिंग है, चाइना के साथ में क्या है, डिस्प्यूट है, विवाद है, have sent vessels to the disputed waters, उन्होंने भी विवादित क्षेत्रों में, अब देखो वाटर्स आ गया, इसका मतलब एक से अधिक चीजें, उन्होंने भी डिस्प्यूटेड वाटर्स जो विवादित जल क्षेत्र है वहां भी अपने क्या है शिप भेज दिए, वेसल्स भेज दिए, फॉर सर्वे एट वेरियस टाइम्स दिस ईयर, तो इस साल उन्होंने
सर्वे करने के लिए अपने अपने वेसल भेजे कि चाइना देखते हैं क्या करता है। फिर क्या हुआ, मनीलाज एक्शन अंडरस्कोर्स, मनीला ने जो कार्यवाही की, यानी चीन के जो अवैध वहां पर आर्टिफिशियल बैरियर बनाए हुए थे उनको उन्होंने काट डाला। तो अब उसकी जो ये कार्यवाही है, एक्शन है, ये इस बात को एम्फेसाइज करती है, एम्फेसाइजेज, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब अब आपकी समझ में आ गया, ये इस बात को एम्फेसाइज करती है द ट्रेंड ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, ट्रेंड यानी प्रवृत्ति, ये छोटे छोटे देशों की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को दिखाती है, प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी, ये टेंडेंसी को दिखाती है छोटे छोटे देशों की, इन द रीजन, जो इस क्षेत्र में है, ट्राइंग टू बी मोर एजर्टिव, कि अब वो ज्यादा बलपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो फिलीपाइन हो, चाहे वियतनाम हो, या मनीला, या और दूसरा हो, इंडोनेशिया। इन देयर मैरीटाइम क्लेम्स ए चाइना टाइटन्स इट्स होल्ड ओवर द साउथ चाइना सी, और वो क्लेम एजर्टिव होकर के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो इनका मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, रिलेटेड टू सी, ओशन, ओशन से रिलेटेड जो मैरीटाइम बातें हैं, उन दावों के अंदर चाहे चाइना अपना इस दक्षिणी चीन सागर पर पकड़ कितनी ही मजबूत बनाने की कोशिश करें, छोटे छोटे देश अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। अंडर रोड्रिगो ड्यूट्री, द फॉर्मर प्रेसिडेंट द फिलीपींस, जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो, ट्राई टू प्ले डाउन इट्स टेंशन विद चाइना, उन्होंने चाइना के साथ अपने हैं जो तनाव को कुछ प्ले डाउन करने की कोशिश की। इवन दो मनीला गॉट ए फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन 2016 ओवर बीजिंग्स क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी, 2016 में तथापि मनीला के पक्ष में फैसला आया फिलीपींस के, जब अंतरराष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है, प्राधिकरण है, उसने बीजिंग को झटका दिया और यह कहा कि भी ये क्षेत्र तो फिलीपाइंस का ही है। However, Mr. Macross Jr., who assumed office in June last year, however, तथापि जब आपके कंक्लूजन निकलता है, मिस्टर मैक्रोस जूनियर जिन्होंने पद ग्रहण किया कब, जून लास्ट ईयर में, एज्यूम ऑफिस, एज्यूम ऑफिस का मतलब होता है पद ग्रहण करना, एज्यूम्ड ऑफिस इन जून लास्ट ईयर, हैज टेकन ए डिफरेंट अप्रोच, वो थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाई। अब देखो आप कंपेयर कर लो मैक्रोस जूनियर को रोड्रिगो से, रोड्रिगो ने क्या किया, टेंशन कम करने की कोशिश की, प्ले डाउन करने की कोशिश की कि किसी न किसी विवाद कम हो जाए, जबकि ये हमारे जो जूनियर मैक्रोस हैं ये डरते नहीं है, ये क्या देखा जाएगा, हो जो होगा देखेंगे बाद में। His administration has named and shamed China's high-handedness, देखो कितनी अच्छी बात है। His administration, मैक्रोस का जो प्रशासन है, उसने named and shamed China's high-handedness, उसने चीन की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, high-handedness, उसने चाइना की high-handedness को named and shamed किया है, यानी बार बार नाम लेके कहा है कि चीन हमारे साउथ चाइना सी, जो कि हमारा फिलीपींस का है, वहां पर कब्जा करना चाहता है, हमारे वेसल्स को, हमारे फिशरमैन को रोकता है। बार बार मीडिया में और ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात उन्होंने चीन का नाम ले लेकर के कही है कि चीन का रवैया तानाशाहीपूर्ण है, अथॉरिटेटिव है, स्वेच्छापूर्ण है। इवन एज इट हैज स्ट्रेंथेंड डिफेंस, यद्यपि इसने अपनी डिफेंस को मजबूत किया है, एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद वॉशिंगटन, और इसने अपनी इट ये किसके लिए है भाई प्रोनाउन, ये पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, ये फिलीपींस के लिए है। सेंटेंस में दोबारा ध्यान से पढ़ लें आप इसको, कि एक बार और देखें, हिज एडमिनिस्ट्रेशन यानी जूनियर मैक्रो का जो प्रशासन है, हैज नेम्ड एंड शेम्ड चाइनाज हाई हैंडेडनेस, उसने चाइना की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है उसको नाम लेकर उजागर किया है। इवन एज इट हैज स्ट्रेंथेंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज ट्रीटीज विद वाशिंगटन, जबकि इसने अपनी जो रक्षा की जो नीति है, रणनीतिक और रक्षा की जो नीति है, टाइज है, संबंध है, संधियां हैं, वो वाशिंगटन के साथ और मजबूत की है, यानी अमेरिका के साथ मजबूत की है, इट्स फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर।
जो कि इसका पहले का कॉलोनियल मास्टर रह चुका है। अब देखते हैं आगे क्या है। इन फरवरी में क्या हुआ? द कंट्रीज अनाउंस्ड ए डिफेंस कोऑपरेशन। दी कंट्रीज मीन्स फिलीपाइंस और यूएसए। फिलीपाइंस और यूएसए ने क्या किया? एक अपने जो अनाउंसमेंट की डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कि वो रक्षा सहयोग समझौता करेंगे, विच प्रोवाइड जो कि प्रबंध करता है, उपबंध करता है द यूएस एसेस टू 9 फिलीपाइंस बेसेस, जो कि यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेना है वो फिलीपींस के 9 सैन्य बेस तक पहुंच सकेगी। फ्रॉम द प्रीवियस 5, पहले उसको 5 सैन्य बेस तक जाने की परमिशन थी, अब वो फिलीपींस के 9 सैन्य जो अड्डे हैं उनका काम ले सकती है। कौन? अमेरिकन सेना। इन अप्रैल में द फिलीपींस होस्टेड इट्स लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसने पिछले अप्रैल में ही अमेरिका के साथ में अपना सबसे बड़ा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था उसको मेजबानी की किसने? फिलीपाइंस ने। विद द यूएस एंड एनहांस्ड कोऑपरेशन विद द यूएस, और अमेरिका के साथ अपने सहयोग को एनहांस किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया। विद एश्योरेंसेस, उस आश्वासन के साथ, एश्योरेंस करना मतलब आश्वासन देना, फ्रॉम वॉशिंगटन, इसका मतलब हुआ अमेरिका से, दैट द म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, म्यूचुअल होता है पारस्परिक, एक दूसरे का सहयोग करने वाली, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक आपसी समझ, तो म्यूचुअल यानी आपसी, रिलेटेड टू पर्सन ईच अदर, तो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की जो डिफेंस ट्रीटी यानी रक्षा संधि से, ट्रीटी यानी टाई, ट्रीटी यानी टाई करना अर्थात एग्रीमेंट करना, आपका समझौता करना, संधि करना, तो ये जो रक्षा संधि है उसे रिलेटेड है आश्वासन दिया। दैट एक्सटेंड्स टू फिलीपींस पब्लिक वेसल्स, एयरक्राफ्ट, आर्म्ड फोर्सेस एंड द कोस्ट गार्ड। ये महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ध्यान देना कि ये संधि की और रक्षा संधि का, सहयोग संधि का मतलब है कि फिलीपींस की पब्लिक वेसल, सार्वजनिक जितने भी शिप है उन पर कोई हमला होता है तो फिलीपींस पे हमला माना जाएगा। फिलीपींस के किसी एयरक्राफ्ट पर हमला होता है तो फिलीपींस पे हमला, अमेरिका पे हमला माना जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस और कोस्ट गार्ड पे भी अगर कोई हमला होता है तो वो फिलीपींस पे हमला माना जाएगा, और फिलीपींस पे हमला होगा तो अमेरिका उसमें कोऑपरेशन करेगा। इसका मतलब है इसका दायरा साउथ चाइना सी तक बढ़ा दिया गया। वहां चाइना कुछ भी गड़बड़ करेगा, अब उनके कोस्ट गार्ड को भी रोकेगा तो अमेरिका को उसका सहयोग करने आना पड़ेगा। तो ऐसा सीम्स, प्रतीत होता है, टू हैव एम्बोल्डेंट, बोल्ड, बोल्ड तो आप जानते हो, बोल्ड होना बहादुर, कि यार वो बंदा बहुत बोल्ड है, बहादुरी से बात करता है। तो अब जैसे अपने पहले देखा था ईएम लगने से वो और ज्यादा मजबूत हो गया, एम्बोल्डेड, एम्बोल्ड कर देना, और ज्यादा बहादुर बना देना। तो इसने क्या है, ये देखो नाउन है, नाउन में ईएम लग के वर्ब बन गया, अब ईडी लगने से पास्ट पार्टिसिपल हुआ। एम्बोल्डेंट मनीला, इस अमेरिका के साथ जो नई संधि हुई है इसने मनीला को और ज्यादा बहादुर बना दिया इन इट्स डिस्प्यूट्स विद बीजिंग, बीजिंग के साथ। अब फिलीपींस वाले कह रहे हैं क्या करेगा बीजिंग हमारे साथ, अमेरिका है, हमने इतनी विस्तारित ट्रीटी कर ली है। तो अब देखो क्या होता है। बट सच एक्शंस, लेकिन अब अमेरिका की तो ये नीति है, वो एक को मजबूत करता है, लेकिन ऐसी कार्यवाहियां कैरी रिस्क, इसमें बड़ा जोखिम है। अमेरिका के बैक सपोर्ट से आप क्या कर लोगे, बहादुर तो बन जाओगे, लेकिन रियल युद्ध में बड़ा खतरा है। कैरी रिस्क विच कुड लीड टू टेंशंस स्पाइरलिंग आउट ऑफ, स्पाइरल से जैसे बढ़ता जाता है घेरा, ये अगर स्पाइरल आउट होगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर ऐसे अमेरिका के उकसाने पर, उसके सपोर्ट से अगर आप ज्यादा करोगे, तो जैसा यूक्रेन ने किया, अमेरिका ने थोड़ा सा उसको बैकबोन एम्बोल्ड किया, तो हमारे जेलेंस्की जी ज्यादा ही जोश में आ गए और पुतिन साहब से भिड़ पड़े। ऐसा कहीं नहीं हो कि फिलीपींस और चाइना का भी टकराव हो जाए बैक्ड बाय अमेरिका। तो द यूएस एंड इट्स पैसिफिक एलाइज, अमेरिका और इसके जो पैसिफिक जो ओशन में रहने वाले कंट्री हैं, तो जो प्रशांत क्षेत्र के जो इसके एलाइज हैं, पार्टनर हैं, might get dragged into a conflict between China and the Philippines। तो हो सकता है यूएस और उसके क्षेत्रीय सहयोगी
might get into dragged into, get dragged into का मतलब हो गया जबरदस्ती शामिल हो पड़ना, मुश्किल से ही जबरदस्ती शामिल हो सकते हैं into a conflict, conflict means संघर्ष between China and Philippines। तो एक अनावश्यक unnecessary संघर्ष हो सकता है चाइना और फिलीपींस में, जिसमें यूएस और इसके पैसिफिक एलाइज भी शामिल हो सकते हैं। पोटेंशियली टर्निंग द साउथ चाइना सी इनटू, टर्न इनटू ए बैटल थिएटर, और ये साउथ चाइना सी को एक जो कि विशांत क्षेत्र है उसे एक बैटल थिएटर में, एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में बदल देंगे, विच इज इन नोबडीज इंटरेस्ट, जो किसी के हित में नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब हित है यहाँ पर, फेवर। बोथ चाइना एंड द फिलीपींस शुड बी माइंडफुल, चाइना और फिलीपींस दोनों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, शुड बी माइंडफुल of the risks that their actions pose to the world and। अब देखो कि उनके जो भी कार्य हैं, जो भी सैन्य गतिविधियां हैं साउथ चाइना सी में या असैन्य गतिविधियां हैं, वो इस खतरे को बढ़ा सकती है, पूरी दुनिया को खतरे के, should pose to the world, उनकी एक एक गतिविधि क्या है, दुनिया में खतरा ला सकती है, can be the reason of a danger to the world and be ready to engage इन टॉक्स। तो उन्हें तैयार रहना चाहिए टॉक्स में, एक दूसरे से डिस्कशन, शांतिपूर्ण डायलॉग के लिए तैयार रहना चाहिए और एंगेज करना चाहिए, बातों में, वार्ता में शामिल होना चाहिए। एंड इस्टेब्लिश गार्ड रेल्स, और एक सुरक्षा पंक्ति स्थापित करनी चाहिए, एंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए, स्टेबिलिटी इन देयर वोलेटाइल रिलेशनशिप, और वो अपनी जो वोलेटाइल रिलेशनशिप है उसमें स्थिरता लेके आए। वोलेटाइल होता है जैसे वेपरिंग और चेंजेबल वेरी फास्टली, अत्यधिक परिवर्तनशील जो उनके संबंध है उनमें वो स्थिरता लाने का, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करें, ऐसा एडिटर्स ने सुझाव दिया है। तो आई डू होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सभी आर्टिकल्स आप एक बार फिर से शुरू से आप डेट वाइज वीडियो से देख सकते हैं। तो प्रतिदिन आप अपनी जो पढ़ने की आदत है उसे बनाए रखें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव ए ग्रेट डे अहेड।